तो आज की हमारी जो टॉपिक है पूरा डिस्कशन का दैट इज यू बैक्टीरिया। नाउ यू बैक्टीरिया जैसा कि हमने कहा था हम टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो टर्म को जैसे ही हमने संधि विच्छेद करा वी गेट ट्रू एंड बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू एंड बैक्टीरिया का मतलब सिंपल बैक्टीरिया। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्चुअली में ट्रू बैक्टीरिया है। मतलब कि जब हम एक्चुअली में बैक्टीरियाज की बात करते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की बात करते हैं, तो एक्चुअली में हम यू बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं, ना कि आर के बैक्टीरिया की। ठीक है, ओके। अब इस यू बैक्टीरिया में होता क्या क्या है? सबसे पहले तो इसमें एक बात समझने वाली है कि इसमें क्या होते हैं, रिजिड सेल वॉल होती है। क्या चीज होती है? रिजिड सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक रिजिड सेल वॉल होती है। अच्छा, रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब वो होता है जिसमें आप ठोस। नहीं, जिसमें आप शेप, हाँ ठोस कह सकते हो, शेप चेंज नहीं होती जिसमें। ठीक है, शेप उसकी क्या रहती है? फिक्स रहती है, शेप चेंज नहीं होती। दैट्स बेसिकली रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पॉसिबल है ये हो सकता है मोटाइल हो, मतलब कि मूवमेंट कर सकता है, या पॉसिबिलिटी है कि कैसा हो, नॉन मोटाइल। दोनों ही बातें पॉसिबल हो सकती है। ओके, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर वो मोटाइल है तो ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा? एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और अगर नॉन मोटाइल है तो कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा, है ना? सर हाँ जी बेटा। सर ये मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल मतलब विच कैन मूव, जो मूवमेंट या लोकोमोशन जो शो कर सके, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, दैट्स कॉल्ड मोटाइल। ठीक है, ओके। सर वो तो शायद मोबाइल होता है। नहीं, मोबाइल का मतलब होता है कि आप उस चीज को लेकर के वो चीज, वो पर्टिकुलर एपरेटस या सिस्टम मूव कर सकता है। इस शब्द को हम जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है, हमने एक नया टर्म रखा है इसके लिए, दैट इज मोटाइल। मोटाइल का मतलब ओके है सर। जो मूवमेंट भी शो कर सके और लोकोमोशन भी शो कर सके। ठीक है, मूवमेंट ओके सर। एंड लोकोमोशन। ओके, तो अब इसके बाद बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में हमने एक लिया है साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। एनसीईआरटी बोलती है कि साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, पहले इसको क्या बोलते थे? हम एल्गी बोलते थे। क्यों बोलते थे एल्गी? क्योंकि क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और क्योंकि ब्लू ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो हमें लगा ये एल्गी है, तो हमने इसको बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया था। लेकिन बाद में पता लगा ये तो बैक्टीरिया है, तो इसको हमने बैक्टीरिया की कैटेगरी में वापस रखा और इसको कहा कि भाई सियान कलर का है। सियान कलर मतलब ब्लू ग्रीन कलर। तो जो ब्लू ग्रीन कलर का जो बैक्टीरिया होता है दैट्स कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ए बी सी डी। तो उसमें से ए टाइप का प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल ए प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। यानी कि ये क्लोरोफिल कैसा है? जो ग्रीन हमारे हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनसे मैच करता है। ठीक है, तो ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा अब साइनोबैक्टीरिया, हाँ जी बेटा। सर आर के बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती? होती है, बिल्कुल। हमने लास्ट टाइम में पढ़ा भी है, आर के बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसके स्ट्रक्चर्स में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये हार्श या एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। ये तो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। आर के तो सर जैसे यू बैक्टीरिया में रिजिड है तो वो रिजिड से नहीं कर सकता? नहीं, एक्चुअली में हमने जैसे कि देखो कल पढ़ा था, एक्चुअली में इसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर यानी कि इसके जो केमिकल्स हैं यहाँ पे, जिस चीज से बनी हुई है वो सब्सटेंस इसको बनाता है रिजिड। ऐसा नहीं है कि इसमें रिजिड सेल वॉल है तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर लेगा। हाँ, थोड़ी बहुत कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। ये जो क्लोरोफिल एबीसीडी होता है सर, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं?
नहीं, देखो क्लोरोफिल जो होता है आपका, ये ए बी सी डी, मैं अभी बता देता हूँ, ए बी सी डी, ये 4 तरीके के क्लोरोफिल हो गए, है ना। तो हमने कहा कि भाई क्लोरोफिल, ये वाला जो ए वाला क्लोरोफिल है, तो आपने पढ़ा है ना विब्गियो, वी आई बी जी वाई ओ आर, पढ़ा है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ए वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वॉयलेट और इंडिगो को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये वाला जो है ये ब्लू और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, सी वाला जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, डी वाला जो है वो आर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, ये अलग अलग कलर्स को, या जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं ये वाले पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो हमें हायर प्लांट्स में ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ए ही होगा उसमें, लेकिन ज्यादा अमाउंट में मिलता है हमें ग्रीन, मतलब हायर प्लांट्स में। और वही हमें क्लोरोफिल ए ही हमें किस में मिला, साइनोबैक्टीरिया में। तो इसलिए हमने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक है, और इसका पिगमेंट किससे मैच करता है, किससे मैच करता है, हायर प्लांट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल ए मतलब जो है वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लोरोफिल ए बी सी डी सारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑब्वियसली अगर हमें बेटर फोटोसिंथेसिस चाहिए तो ऑब्वियसली सब होने चाहिए, है ना। लेकिन जनरली सब नहीं होते प्लांट में। तो प्लांट में जैसे लेट्स से क्लोरोफिल ए है, तो क्लोरोफिल के साथ साथ कोई एसेसरी पिगमेंट्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैंथोफिल। जैंथोफिल क्या है, जैंथोफिल वो एक पर्टिकुलर पिगमेंट है जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ब्लू, ग्रीन और येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो जैंथोफिल क्या करेगा, ऑरेंज और रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, वॉयलेट और इंडिगो को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब बाकी जो बचा हुआ विबग्योर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, हाँ भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। ओके, सर फ्लैजिला और बता दीजिए, फ्लैजिला। किस चीज को बेटा, सर फ्लैजिला क्या होता है सर? अच्छा फ्लैजेला क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी सेल है ना। अब हम कह रहे हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, यहाँ पर एक टेल के जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। ये हर एक में प्रेजेंट नहीं होता। ये फ्लैजेला किस लिए काम आता है, मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट के लिए। यानी कि ये पीछे की साइड, जैसे लेट्स से वाटर में है ये बैक्टीरिया, तो ये वाटर को पीछे धकेलेगा और बैक्टीरिया कहाँ मूव कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। तो फ्लैजेला क्या है, एक टेल के जैसा या थ्रेड के जैसा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल से बाहर निकलता है। अब हो सकता है किसी सेल में एक फ्लैजेला हो सकता है किसी में 2 फ्लैजेला हो सकता है उसकी बॉडी ही पूरी की पूरी फ्लैजेला से कवर्ड हो, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल के ऊपर कितने फ्लैजेला है, बट फ्लैजेला अलग अलग नंबर में हो सकते हैं। तो फ्लैजेला इज रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में रह सकता है, फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरीके से रह सकता है। या तो हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर का आपको मतलब पता ही है, सिंगल सेल हो जाए, अकेला रहे, ठीक है। या फिर वो कॉलोनियल भी हो सकता है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रह सकता है, हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लिख लेते हैं, कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कॉलोनी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग कॉलोनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल हम कहें आवास विकास कॉलोनी। सो कॉलोनी का मतलब तो ये होता है कि एक घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है। बिल्कुल ऐसा ही बैक्टीरिया करता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, एक बैक्टीरिया ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। तो एक पूरी की पूरी चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्योंकि एक साथ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कॉलोनियल। अगर वो कॉलोनियल है तो ही साथ में रहेंगे, अदरवाइज साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। हो सकता है वो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो, मतलब कि अकेला रहना प्रेफर करता हो। सो इट डिपेंड्स ऑन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, ठीक है। तो कॉलोनियल भी होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, और साथ में हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है फिलामेंटस भी होता है। अब ये फिलामेंटस क्या होता है, फिलामेंटस का मतलब होता है कि फिलामेंट के जैसा ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कि मतलब यहाँ पे इस तरीके से
ये बैक्टीरिया से, तो ये फिलामेंट बना रहे हैं, मतलब कि धागे के जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल। आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है इसका नॉनस्टॉप का, वो एक्चुअली में फिलामेंटस ही होता है, ठीक है। बुक में एक डायग्राम है, फिलामेंटस है, ठीक है। उसके अभी वो डायग्राम भी देखेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे। अच्छा, दूसरा हमारा एनसीईआरटी कहता है कि भाई ये ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर हमें मिलते हैं एक्वाटिक मीडियम में। ज्यादा कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक मीडियम में। अब ये एक्वाटिक में हो सकता है मैरीन हो या फिर हो सकता है फ्रेश हो। हाँ जी बेटा। सर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको वो एक कैटेगरी है या फिर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही है? नहीं, कैटेगरी, इट्स अ कैटेगरी। तभी तो हमने कहा कि कुछ यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कुछ कॉलोनियल, कुछ फिलामेंटस, सो इट्स अ कैटेगरी। एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइक ह्यूमन, अब आप ह्यूमन कह रहे हो तो इसका मतलब हम एक ह्यूमन की बात नहीं कर रहे ना, बहुत सारे ह्यूमंस की बात, मतलब पूरी धरती पे ह्यूमंस ही ह्यूमंस हैं, तो हम सब की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, ओके। तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि पानी में। अब पानी हमारा खारा पानी भी हो सकता है, मैरीन यानी कि सी वाटर भी हो सकता है। हाँ जी बेटा। सर ये जो स्टिंग बीज होती है ततैन, ये भी कॉलोनीज में रहती है? कौन सी चीज बेटा? स्टिंग बी। अच्छा, हाँ, ये भी कॉलोनीज में ही रहती है, जैसे कि आपका वॉस्प हो गया, ततैया, ये हनी बी हो गया, ये आपका एंड्स हो गए, है ना, ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस भी कॉलोनी में रहते हैं, और हनी बी हो गया, ये हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सोशल होते हैं। टर्माइट्स हो गया, ये कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बना करके, ठीक है। तो उसमें हम बिल्कुल कॉलोनियल ही लिखते हैं उसमें, ठीक है। ओके, अब हम इस चीज को रब कर देते हैं थोड़ा सा, और अब आते हैं मेन वापस साइनोबैक्टीरिया पे। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया का हम पढ़ रहे थे कि आइदर दे आर एक्वाटिक, पानी में मिल सकते हैं, मैरीन में भी या फ्रेश में भी, या फिर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर मिलेंगे। अब वो लैंड पे बोल रहे हैं, तो हो सकता है भाई, अब लैंड का मतलब कैसा भी हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, मतलब आपका जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो, जहाँ पे रेन ज्यादा हो, वो अलग अलग हैबिटेट्स हो सकते हैं। बट क्योंकि वो लैंड पे है तो उसका मतलब वो टेरेस्ट्रियल के अंदर आता है, ठीक है। लैंड का मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। लैंड का मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ हरा भरा हो वहीं पे ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दे आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अच्छा, अब हम कहेंगे कॉलोनीज के बारे में। इसकी जो कॉलोनीज है, जो फिलामेंटस हमारी कॉलोनी थी नॉस्टॉक की, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके स्ट्रक्चर में हमें कुछ चीज ऐसी दिखाई देगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो, हमने ये कहा कि ये एक फिलामेंटस एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है नॉस्टॉक, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप देख रहे हो फिलामेंट की तरह से है, ये इस तरीके से एक पूरा का पूरा फिलामेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, धागे की तरह से, राइट। तो हमने ही कहा कि फिलामेंटस है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कौन सा है, नॉस्टॉक, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉस्टॉक है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं, मतलब कि अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। वो कैसे डिफरेंट हो जाते हैं, अब देखेंगे उसको। तो क्योंकि वो डिफरेंट हो गए तो हमने क्या कहा, उसको हेट्रोसिस्ट बोल दिया। अब इस हेट्रोसिस्ट को समझ लेते हैं। देखो, हेट्रो एंड सिस्ट, हेट्रो मींस डिफरेंट एंड सिस्ट मींस सेल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये सेल्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, अलग तरीके के हो गए, दैट्स व्हाई वी कॉल देम हेट्रोसिस्ट, इसीलिए उसको हेट्रोसिस्ट बोला, ठीक है। और कोई रीजन नहीं है। अब क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के सेल्स हो गए, किस तरीके से डिफरेंट हो गए, ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो डिफरेंट हो गए, अब पढ़ते हैं। देखो, एक्चुअली में वो डिफरेंट क्या करने लगे, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने लगे। कैसे फिक्स करने लगे नाइट्रोजन को, एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन जो है यानी कि N2, उसको कन्वर्ट करने लगे। किस में कन्वर्ट करने लगे, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, जो आपका बेसिकली NO3 माइनस होता है, और आपका NO2 माइनस जो होता है, बेसिकली नाइट्रेट्स की ये वाली फॉर्म, और अमोनिया जो गैस होती है, इन सब में कन्वर्ट करने लगा। क्यों कन्वर्ट करने लगा, देखो,
जब ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकता है ना, तो नाइट्रेट्स को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट जो है वो सिंपल यानी कि फ्री नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको एब्जॉर्ब कोई नहीं कर सकता। जब उसको कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो इसका मतलब हम इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नाइट्रोजन को यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन बनाने के काम आती है। अगर प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन क्रिएट करना है, तो नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन फ्री जो एटमॉस्फेयर में गैस है वो आप ले नहीं सकते, तो क्या करते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। मतलब कि नाइट्रोजन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे तो उसको नाइट्रेट बना दो। हमें अल्टीमेटली मिल तो नाइट्रोजन रही है ना, किसी और फॉर्म में मिल रही है लेकिन मिल तो रही है नाइट्रोजन। तो हमने क्या करा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बना दिया। ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो होते हैं ये प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जब सर आवाज नहीं आ रही। प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ओके बेटा अभी रुको, प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो उसके बाद दे सिंपली कैन यूज इट। सर इसके जो सेल डिफरेंट है वो इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं बस। हाँ, ये जो हेट्रोसिस्ट है ना, इनका हमने दूसरा नाम जो मतलब हेट्रोसिस्ट जो नाम दिया है, ये सेल्स अलग जो हुए हैं इनका एक्चुअली में नाम इसी वजह से दिया है क्योंकि दे आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। तो ये इनका दूसरा काम जो है, डिफरेंट काम, वो यही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है बेटा? सेल्स का। हाँ बिल्कुल, हेट्रोसिस्ट जो सेल्स हैं उनका यही फंक्शन है। सर ये जो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लू ग्रीन एल्गी का है। बिल्कुल, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, नोस्टॉक। नोस्टॉक नाम का एल्गी है, यानी कि कहने का मतलब है इंडिविजुअल सेल जो है ना वो किस क्या है, नोस्टॉक है। ठीक है? ये भी नोस्टॉक है, ये भी नोस्टॉक है, ये भी नोस्टॉक है, सब के सब नोस्टॉक है। उसमें से हम कह रहे हैं कुछ सेल्स अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। क्यों हो गए डिफरेंट? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और जो डिफरेंट हुए उनका हमने नेम दे दिया, हेट्रोसिस्ट नाम दे दिया। ठीक है? ओके, तो सर ये जो हेट्रोसिस्ट है यही सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं और सेल नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली बाकी सारे नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल हेट्रोसिस्ट ही कर सकते हैं। और ऐसे केवल नॉस्टॉक नहीं है, नॉस्टॉक के साथ एक और है जिसका नाम है एनाबीना। तो एनाबीना है और एक नॉस्टॉक है। ऐसे दो साइनोबैक्टीरिया हैं जिनके पास एटलीस्ट हेट्रोसिस्ट होते हैं। ठीक है? और ये क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या होता है इस पर्टिकुलर फिलामेंटस एल्गी के चारों तरफ, जैसा कि आप देख सकते हो, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। अब ये म्यूसिलेज क्या होता है और म्यूसिलेज की कवरिंग क्या होती है? देखो, म्यूसिलेज होता है काइंड ऑफ लाइक एक चिपचिपा मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज और म्यूकस अलग अलग होता है, म्यूकस और म्यूसिलेज एक नहीं होता। सो काइंड ऑफ लाइक यू कैन से ये आपस में तो चिपचिपा रहेगा, ठीक है, जैसे वो होती है ना हमारी स्लाइम जेल होता है, जो स्लाइम जेल होता है, वो स्लाइम जेल कैसा होता है, अपने आप में तो चिपचिपा होता है, लेकिन अगर हम टच करेंगे तो हमारे हाथ पे नहीं चिपकेगा, है ना, काइंड ऑफ लाइक दैट ये म्यूसिलेज होता है। अब ये म्यूसिलेज इसके चारों तरफ है, क्यों चारों तरफ है? ताकि ये फिलामेंटस एल्गी के सेल्स जो हैं वो चिपके हुए रहे, एक भी सेल्स इधर से उधर ना चला जाए। तो दैट्स व्हाई दे आर कवर्ड बाय द म्यूसिलेज, और इनको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो म्यूसिलेज एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ बात? यस सर। ओके, कीमोसिंथेटिक, इसके बारे में, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना। तो कीमोसिंथेटिक, अगेन संधि विच्छेद कर लो इसकी, कीमो मींस केमिकल, सिंथेटिक मींस सिंथेसिस करना। सिंथेसिस यहां पे इसका मतलब है सिंथेसिस करना, सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कभी आर्टिफिशियल सोचो नहीं, यहाँ पर इसका मतलब है सिंथेसिस करना। और कीमो मींस केमिकल्स का यूज करके, ठीक है, केमिकल्स का यूज करके। और ऑटोट्रॉफिक का तो मतलब आपको पता ही है, जो अपना खाना खुद बना ले। तो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करें। क्या चीज कहा मैंने? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, या बुक में लिखा है सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट्स का मतलब होता है केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, सबस्ट्रेट का मतलब जो केमिकल कंपाउंड यूज होंगे
उनका, उसको हम बोल देते हैं सबस्ट्रेट्स। तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, अब ये इनऑर्गेनिक क्या होता है? देखो, इनऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, इसमें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये इनऑर्गेनिक नहीं हुआ, तो ये कैसा हो गया? ये ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये इसमें ना तो कार्बन है ना हाइड्रोजन है, तो ये इनऑर्गेनिक है। ओके, अगर हम बात करें H2O, इसमें तो H है, इसमें हाइड्रोजन जरूर है लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, दैट्स वाई ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक। दोनों होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें CH4 यानी कि मीथेन गैस की, तो ये क्या होगा? ये ऑर्गेनिक होगी, क्योंकि एक कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भले ही एक है लेकिन है तो ना, तो ये ऑर्गेनिक होगी। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं, इसीलिए हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं लिखा, हमने लिखा है इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट्स का मतलब बता दीजिए एक बार। हाँ, सबस्ट्रेट्स का मतलब होता है बेसिकली जो हम केमिकल रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हम कहते हैं कि भाई हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं और बना रहे हैं वाटर। ठीक है, तो सबस्ट्रेट्स इसमें क्या हुए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गए? सबस्ट्रेट, जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन में, जो यूज अप हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। तो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, या कह सकते हो वैसे तो जनरल टर्म में कि इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, ऐसी चीजें यूज करके हम अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। और फिर इस ग्लूकोज से क्या कराएंगे हम? एटीपी, एनर्जी, है ना? एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमें? एटीपी की फॉर्म में। तो इससे हम क्या करेंगे? अल्टीमेटली एनर्जी बना लेंगे। ठीक है, तो यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। पहले आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, CO2 plus H2O will give C6H12O6 plus H2O plus O2, है ना? ये हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जनरली, जिसमें यहाँ पे कार्बन यूज होता है, कार्बन हाइड्रोजन यूज होता है, तो ये दो तो हो गए सबस्ट्रेट, और इसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा था? ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि क्या था? ऑर्गेनिक। हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं लेते, इस तरीके से हम ये बात करें। ओके, तो ये तो था अबाउट कि ये प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है सर, हाँ जी बेटा। तो सर ये एटीपी जब ग्लूकोज से बनता है तो सर जब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करेगा तो सर फिर कार्बन और हाइड्रोजन कैसे रहेंगे उसके पास हाँ, ये ग्लूकोज इनऑर्गेनिक, बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल इनऑर्गेनिक की बात चल रही है। तो देखो CO2, बताओ ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक है ना, तो इसी टाइप की रिएक्शंस चलेंगी। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स का यूज करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में ये भी क्लियरली हालांकि मेंशन है कि क्या यूज करेगा? नाइट्रेट्स का यूज करेगा, नाइट्रेट्स। और क्या यूज करेगा? नाइट्राइट्स का यूज कर सकता है। और क्या यूज करेगा? आपका ये NH3 जो है, अमोनिया, इसका यूज कर सकता है। ठीक है, और अल्टीमेटली इन कंपाउंड्स से क्या बनाएगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। थोड़ा बहुत कार्बन तो उसके पास खुद का भी प्रेजेंट होगा, और CO2 भी कहीं ना कहीं से लेगा। तो कहने का मतलब ये है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा। ये वाली जो पर्टिकुलर लास्ट में जो रिएक्शन लिखी है, बस ये वाली रिएक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, यहाँ पे सनलाइट चाहिए, तो ये वो रिएक्शन ये वाली कर ही नहीं रहा, वो दूसरे तरीके से ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ये मतलब है कि हम रिएक्शन, प्रोडक्ट तो एक ही बनाना है, बस रिएक्शन किसी और तरीके से करा रहे हैं, है ना? इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या? देखो यहाँ पर एक लाइन लिख रखी थी आपके एनसीईआरटी में, और वो क्या लिख रखी है कि जो ये साइनोबैक्टीरिया है, ये आपके जो साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? पॉल्यूटेड वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर जो होता है,
है ना, पॉल्यूटेड समझ गए, उसमें ब्लूम करता है। ब्लूम का मतलब क्या होता है? देखो ब्लूम तो हमने पढ़ा है फ्लावर के लिए, कि फ्लावर को खिल, जब फ्लावर खिलता है उसको बोलते हैं कि उसका खिल जाने को ब्लूमिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्लूम का मतलब है उसी सेंस में है, यानी कि उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। यानी कि आपने साइनोबैक्टीरिया पॉल्यूटेड वाटर में डाल दिया, अगर साइनोबैक्टीरिया बहुत सारे बढ़ गए कुछ घंटों बाद, तो इसका मतलब वाटर पॉल्यूटेड है। ठीक है, इसका मतलब वाटर पॉल्यूटेड है। क्यों पॉल्यूटेड है, कैसा हमें पता? क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर होगा उसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स बहुत सारे होंगे, जो प्योर वाटर होगा उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे। साइनोबैक्टीरिया का नंबर तो बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना पॉल्यूटेड वाटर में बढ़ेगा। पॉल्यूटेड वाटर में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें क्या है, आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा होंगे पॉल्यूटेड वाटर में, है ना। तो क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर में ज्यादा होंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ब्लूम करेगा, ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सेसिव होगी, हद से ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे ब्लूम करना। ठीक है, ओके। तो ये किस तरीके से पूछा जा सकता है कि हम पॉल्यूटेड वाटर को साइनोबैक्टीरिया से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। हालांकि पॉल्यूटेड वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि पॉल्यूटेड वाटर को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, और वो यूपीएससी में पूछा गया है, एक बार नीट में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो लाइकन से रिलेटेड होता है वो। अब लाइकन क्या होता है वो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तो हमारा खत्म हुआ। अब हम दूसरे जो बैक्टीरिया आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी आती है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक, TROPHI, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। अब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब आपको पता है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे डिपेंड करता है, वो हो गया। बिल्कुल, तो हमने कहा कि एक्चुअली में मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो बहुत ही कम है। और हमने ध्यान हो, अगर हमने एक टर्न पे ये भी कहा था कि हेट्रोट्रॉफिक में मैक्सिमम नंबर्स कौन से हैं? डिकम्पोजर्स, है ना, डिकम्पोजर्स है ज्यादातर। अच्छा जी, तो अब ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन अब हम कहते हैं कि भाई इंसान कैसे इसको यूज कर सकता है। हमने इतना सारा पढ़ तो लिया, बट हम ह्यूमंस के लिए क्या चीज बेनिफिशियल है, क्या चीज बेनिफिशियल नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई यूजेस इसके बहुत सारे हैं। फिर हम कहते हैं इसके इफेक्ट्स और बता दो हमें कि कहाँ पे ये मतलब हमें लॉस वगैरह कॉज कर रहा है या हमें बीमारियां कॉज कर रहा है ना। तो उसके बारे में देखते हैं। तो यूजेस में आता है सबसे पहले मिल्क बनाना, सॉरी नॉट मिल्क, मिल्क से कर्ड क्रिएट करना, मिल्क से कर्ड क्रिएट करना। तो वो किसका काम होता है? बैक्टीरिया इसमें काम करता है, लैक्टोबैसिलस, है ना। ओके, अब दूसरी चीज आती है एक एंटीबायोटिक। तो पता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दवाइयां जो खाते हैं, है ना। नहीं, एक्चुअली में एंटीबायोटिक वो नहीं होती। एंटीबॉडीज। नहीं, एंटीबॉडी अलग चीज होती है, एंटीबायोटिक अलग चीज होती है। देखो मैं बता देता हूँ, एंटीबायोटिक तो अगेन संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद तो ध्यान ही रखना है हमेशा। ओके, एंटी का मतलब किसी चीज के अगेंस्ट, है ना, कि आप किसी चीज के अगेंस्ट हो। अब बायोटिक, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। तो यानी कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि कैसे एक्ट करेगा? अगेंस्ट लाइफ, यानी कि लिविंग फॉर्म्स को किल करेगा। सही बात है। तो ये दरअसल ऐसा ही होता है कि एक हमारे पास एक सेल यहाँ पर है, दूसरा सेल हमने कहा यहाँ पर है। तो इस पर्टिकुलर नंबर वन सेल जो है, इसने कोई केमिकल सिक्रीट करा, लेट्स से ये इसने केमिकल यहाँ पर सिक्रीट कर दिया। अब ये केमिकल जब नंबर 2 के पास जाएगा तो नंबर 2 क्या हो गया? मर गया, इट डाइस। तो इसका मतलब क्या है? ये केमिकल कैसा है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो हम जो दवाइयां खाते हैं एंटीबायोटिक, उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो बैक्टीरियाज को, हार्मफुल या डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को तो किल करता है, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स को हार्म नहीं करता। क्योंकि दिक्कत तो हमें भी हो सकती है ना, हम भी तो लिविंग है, हमारे बॉडी के सेल्स भी लिविंग है। तो हम एक ऐसी एंटीबायोटिक चूज करते हैं जिसमें हमारा लॉस क्या हो?
मिनिमम हो। अगर हमारी बॉडी के सेल्स मरे भी तो बहुत कम नंबर हो, तो मिनिमम सेल्स का हमारा डैमेज हो और मैक्सिमम बैक्टीरिया का डैमेज हो, या जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से फंगस, तो वो डैमेज हो जाए, वो मर जाए, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, तो एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, ओके। अब एक और पॉइंट आता है लेग्यूम प्लांट्स में। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं भाई? लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। सर दाल वाले प्लांट्स, अरे नहीं, इस पे दाल उगती है। नहीं, जिसपे दाल उगती है, ये प्रॉपर आंसर नहीं हुआ। हाँ जी, कोई और? लेग्यूम प्लांट्स किसे कहते हैं? सर जो गूगल कर दो। सर जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हाँ, वो तो होते हैं बेटा, ये उनकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन लेग्यूम में कौन आता है? पी, बीन्स, उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्यों बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स? क्योंकि इन प्लांट्स की रूट में, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि पी या बीन्स जो हो गए, इनकी पता है जो रूट्स होती है, फॉर एग्जांपल ये सॉइल है तो ये रूट होगी, रूट में एक नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल मतलब एक ऐसे स्वेलिंग से आ जाती है। ठीक है, तो इस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं? ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर, यानी गांठ के जैसा, इसको हम नोड्यूल बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, रूट में नोड्यूल बन जाता है, यानी कि रूट में गांठ सी बन जाती है। अब इस गांठ के अंदर या नोड्यूल के अंदर है क्या? इसके अंदर हमने देखा भाई बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है? ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, जैसा अभी हमने देखा ना, साइनोबैक्टीरिया फिक्स कर रहा है। राइजोबियम एग्जैक्टली वही करता है, मतलब सॉरी, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि यूजेस में ये हमारी हेल्प कर रहा है। किस तरीके से हेल्प कर रहा है? जो हमारी पी और जो बीन्स हैं उनकी रूट्स को अनेबल कर रहा है कि भाई वो क्या ले सकते हैं? नाइट्रोजन वो ले सकते हैं। जब वो उनके पास नाइट्रोजन अवेलेबल हो रही है तो वो अच्छे से प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए बीन्स और पी में भर भर के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए पी और बीन्स में भर भर के प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, लेकिन सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो यूजफुल नहीं है, कुछ हार्मफुल भी है। हाँ जी बेटा। सर ये बीन्स का मतलब दाल है? नहीं बेटा, बीन्स का दाल नहीं हुई। बीन्स मतलब हाँ, कुछ तो दालें भी होती हैं बेसिकली। बीन्स लाइक जैसे राजमा हो गए ना, हाँ वो वाले बीन्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, दाल को तो हम बेसिकली पल्सेस बोलते हैं, है ना। तो अब इफेक्ट्स की बात करें या फिर जो यूजेस हो गया, तो अब हम बात करते हैं हार्मफुलनेस की। हार्मफुलनेस की कौन कौन से हैं जो हार्म करते हैं? तो आइदर दे कैन बी पैथोजेनिक, या तो पैथोजेनिक हो सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, कोई हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दे आर पैथोजेनिक इन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पैथोजेनिक ह्यूमंस में हो या फिर वो प्लांट्स में भी पैथोजेनिक हो सकते हैं। अगर वो ह्यूमंस में पैथोजेनिक है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ह्यूमंस को डिजीज हो जाएगी। अब ह्यूमंस में बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है आपने पढ़ी है? लाइक कौन सी होती है? लाइक कॉलरा, टाइफाइड, फीवर हो गया, टिटनेस हो गया, है ना। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी डिजीज होती है, लाइक फॉर एग्जांपल सिट्रस कैंकर। ये एक डिजीज होती है जो कि सिट्रस में खास करके ऑरेंजेस वगैरह में होती है, जिसकी वजह से उनके लीफ और खास करके जो ऑरेंजेस वगैरह या जो सिट्रस जैसे कि मौसमी हो गया, नींबू हो गया, है ना, तो खट्टे वाले जो हमारे इस टाइप के जो फ्रूट्स रहते हैं, वो चीजें वो प्लांट्स के हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज से रिलेटेड। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे उसको बोलेंगे पैथोजन, और पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजेस आ गए और कुछ इफेक्ट्स आ गए। अच्छा,
इसके बाद अब देखते हैं कि ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन, कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। देखो सिंपल सी बात, जब एक बार हमने पढ़ा भी था ये कैसे रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसके पास एक सिंपल सा बाइनरी method है। फिशन। बिल्कुल, बाइनरी फिशन का मेथड तो उसके पास ऑलवेज अवेलेबल है, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो ये मेन रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो इसका बाइनरी फिशन होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन अब इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट प्रॉब्लम ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमारे पास एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अब भाई कौन सा मेल लेंगे हम, कौन सा फीमेल लेंगे, कैसे पता लगेगा? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने कहा कि एक आपका सेल नंबर 1 ये रहा और एक आपका सेल नंबर 2 ये रहा। अब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बनेंगे नहीं, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब हमने इसको ऑब्जर्व करा बैक्टीरियाज को, तो हमने ये देखा, वी ऑब्जर्व्ड कि इसमें डीएनए, अब क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, तो डीएनए कुछ पार्ट डीएनए का नंबर 1 सेल से नंबर 2 सेल तक जाता है। क्या जाता है? डीएनए। तो डीएनए का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। अब जब डीएनए का डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, हालांकि वो मेथड कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिटेल हमें ज्यादा पढ़नी भी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अब इसमें मेल फीमेल कैसे पता लगेगा? कभी 1 में से 2 में चला गया, कभी 2 में से 1 में चला गया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे नेम करेंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? तो हमने कहा कि भाई इसमें मेल फीमेल हम दे ही नहीं सकते ना, तो हम क्या नाम देंगे? जिसने डोनेट करा डीएनए उसको बोल दिया कि ये पॉजिटिव, जिसने रिसीव करा उसको बोल दिया निगेटिव। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज डोनर एंड दिस इज रेसिपिएंट। ये रिसिप्ट लिखा गया पर रेसिपिएंट इज दी करेक्ट टर्म, ठीक है, रेसिपिएंट। ओके, अब जब फॉर एग्जांपल नंबर 2 जब डोनेट करेगा अपना डीएनए, तो इस बार ये वाला पॉजिटिव की तरह से बिहेव करेगा और ये वाला नेगेटिव की तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेमिंग, ये कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जाएगा, नहीं, चार्जेस नहीं आएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि कौन किसको डोनेट कर रहा है, किससे डीएनए किस में गया, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है भाई। दूसरा एक और करता है बैक्टीरिया, क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर अब हमने कहा कि हमने हार्श कंडीशंस लगा दी। हार्श कंडीशन, हाँ बोलो बेटा। सर ये बैक्टीरिया पोस्ट रहे हैं रिप्रोडक्शन। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी रुको, अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब ऐसी कंडीशंस जिसमें बैक्टीरिया जो है वो प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर सकता, वो जिंदा नहीं रह सकता, सरवाइव करने लायक कंडीशन है ही नहीं, उसको बोलेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है भाई। अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, या फिर इसका दूसरा नाम हम रख सकते हैं एडवर्स, ठीक है। एडवर्स मतलब ऐसी कंडीशन जो खराब हो, ठीक है। एडवर्स कंडीशंस आ गई, ग्रो करने लायक कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन में तो बैक्टीरिया मर जाएगा ना, तो यहाँ पे बैक्टीरिया को लगा कि भाई मैं अपनी जनरेशन आगे कैसे बढ़ाऊंगा, तो उसने क्या करा, अपने चारों तरफ क्या बना दी, एक लेयर बना दी। क्या बना दी? एक लेयर बना दी। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकते कि अपने चारों तरफ लेयर बना लें, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनी, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेयर को हम कहते हैं कि ये सिस्ट लेयर बन गई। यहां पे हमने सिस्ट बोला है लेयर को, सिस्ट हम सेल को भी बोल रहे थे, सिस्ट हम यहां पर बोल रहे हैं कि एक सेल, इसके अंदर सेल तो एक ही है ना, इस लेयर के अंदर सेल तो एक ही है, तो हम कह रहे हैं कि इस लेयर के अंदर एक सेल है और वो सेल अब क्या करेगा, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, अपने साइटोप्लाज्म को और अपना जो डीएनए है उसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से बांट देगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ये एक्चुअली में छोटे छोटे स्पोर्स हैं। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं? देखो, ये छोटे छोटे स्पोर्स या टाइनी पार्टिकल्स, ये वो पार्टिकल्स हैं, जब ये तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा
ये स्पोर्स तब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे या सेल जो है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा अपना स्पोर्स बना करके जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी। ठीक है, हो सकता है इसके बाहर का जो ये सेल है, ये जो बाहर का सेल है ये हो सकता है खत्म भी हो जाए, लेकिन स्पोर्स की वॉल जो होती है वो टफ होती है, तो स्पोर्स जिंदा रहेंगे। ठीक है भाई, स्पोर्स जिंदा रहेंगे, लेकिन फिर ये होगा क्या स्पोर्स से? अब लेट्स से अब फेवरेबल कंडीशंस आ गई, है ना, कि अब सरवाइव करने के लिए अब लेट्स से और 2 महीने बाद फेवरेबल कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये 2 महीने तक ये सरवाइव करेंगे स्पोर्स, हालांकि और ज्यादा टाइम तक भी कर सकते हैं किसी किसी केस में। ठीक है, तो ये सरवाइव कर गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट का मतलब तो पता है, सिंपल जर्मिनेशन शो करेंगे, और उस जर्मिनेशन से हमारा क्या बन जाएगा, हर एक पर्टिकुलर सेल जो है, हर एक पर्टिकुलर स्पोर वो ग्रो हो जाएगा इनटू अ न्यू डिफरेंट बैक्टीरिया। सर ये स्पोर्स जो है सर ये सिस्ट बना रहा है? जो ये स्पोर्स हैं ये सिस्ट बना रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सिस्ट जो है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। मतलब बैक्टीरिया बना रहा है स्पोर्स? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन कब बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कब बनाएगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, अदरवाइज नहीं बनाएगा, जरूरत ही नहीं है। अनफेवरेबल, अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो। हाँ बेटा। ओके सर, ओके सर। जो बैक्टीरिया के पास सिस्ट मतलब जो सिस्ट नहीं बना सकता सर, वो भी स्पोर्स ऐसे बनाएगा? हाँ, वो जनरली वो क्या करता है, वो अपने साइटोप्लाज्म को अगेन डिवाइड कर लेगा पार्ट्स में, और इस तरीके से स्पोर्स को डेवलप कर लेगा, वो भी ऐसे स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, ओके। जनरली तो वो बाइनरी, अगर फेवरेबल कंडीशंस फेवरेबल हैं तो वो तो सिंपली बाइनरी फिशन की तरफ जाता है ना, वरना वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। मतलब ये तो स्पोर्ट्स वाला ही अनफेवरेबल कंडीशन में होता है? हाँ, ज्यादातर ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। ओके। ओके, अब हम बात करते हैं एक, हाँ बेटा। सर स्पोर्स के थ्रू ही डीएनए ट्रांसफर होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जैसे जो पहला ट्रांसफर बताया था सेक्सुअल में था। अच्छा, सेक्सुअल में देखो यहाँ पर ना एक्चुअली में स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं इसमें डीएनए की मिक्सिंग नहीं होती। स्पोर्स काइंड ऑफ लाइक, आप ऐसे कह सकते हो कि एक तरीके का स्ट्रक्चर है, आप उसको बस पानी दो, हीट और मॉइस्चर दो और वो जर्मिनेट कर जाएगा, तो इसमें डीएनए की मिक्सिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला सेल है इसका जो डीएनए था बिल्कुल वही डीएनए प्रेजेंट होगा स्पोर्स के अंदर। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। ये सर, हाँ जी बेटा। सर जो आपने उसको बताया कि इस वाले में कि डीएनए ट्रांसफर होता है, डीएनए ट्रांसफर होता कैसे? डीएनए जैसे कि मैंने बताया बेटा, न्यूक्लियस तो इसके अंदर है नहीं, तो डीएनए जो रहता है, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, और ये हमारा सेल है, सेल के अंदर डीएनए ना इस तरीके से रहता है, खुला, न्यूक्लियस की फॉर्म में नहीं है, ऐसे पड़ा। तो डीएनए का जो डीएनए की कॉपीज बनती हैं, और वो कॉपीज क्या होता है, सेल इस स्पोर के अंदर इनकॉर्पोरेट मतलब धस जाएंगे, एम्बेड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इतना बड़ा आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया है, इतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया, तो वही चीज आपको स्पोर के अंदर मिल जाएगी। तो स्पोर के अंदर क्या बढ़ जाएगा, डीएनए बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा स्पोर बनेगा, उसके अंदर भी क्या बढ़ जाएगा, स्पोर बढ़ जाएगा, और डीएनए बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर जो हो रहा है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, वो अपना रेप्लिकेशन करता है, डीएनए मतलब अपनी कॉपी बनाता है और स्पोर के अंदर एंटर हो जाएगा। ये सब चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा सेंस बनाएंगी जब हम 12th में डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह चीज पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा अपने आप क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल तो हमें यही है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो इस टाइम पर नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिलहाल हमें ऐसे ही समझना है कि इसका मतलब यह है कि डीएनए की कॉपी बनेगी और वो किसके अंदर एंटर कर गई, स्पोर के अंदर एंटर कर गई। ठीक है, ओके। ओके सर। अब बैक्टीरिया का एक छोटा सा ग्रुप होता है एक अलग से, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, एक ग्रुप है। ठीक है, अब ये ग्रुप कैसा है, ये स्पेशल ग्रुप है।
अभी आपको कहोगे सर आपने तो कहा था कि आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है, लेकिन एक और होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। एक्चुअली दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कौन से हैं हमारे? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा होता क्या है? देखो ये माइकोप्लाज्मा जो है ना, ये वो कैटेगरी है जो कि एक तो इसके पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही इसको डिफाइन कर देते हैं। क्या? एक तो ये क्या करता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विदाउट विदाउट एयर, ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन, एग्जैक्टली, विदाउट ऑक्सीजन। मोर ओवर एक और बात है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। तो अगर इसमें सेल वॉल नहीं है तो फिर ये सरवाइव कैसे करेंगे? बिल्कुल ये सरवाइव कर जाते हैं। कैसे सरवाइव कर जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माइक्रोप्लाज्मा है छोटा सा, क्योंकि स्मॉलेस्ट है। अब इसके अराउंड क्या होते हैं? यहाँ पे ना जनरली 3 लेयर्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन की। पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। तो ये 3 लेयर्स जो होती है ना, ये सेल वॉल की तरह से बिहेव करती है और इसको काफी रेजिस्टेंस मिल जाता है, काफी मतलब चीजों से इसको बचा लेती है ये 3 लेयर्स। ये जो 3 लेयर्स हैं ये जनरली आपकी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन सब चीजों की बनी होती है। तो जनरली 3 लेयर्स होती हैं, जनरली किसी किसी में 2 भी हो सकती हैं। तो ये जो 3 टू मतलब 2 से 3 लेयर जो होती है ये जनरली इसमें प्रेजेंट रहती है और सेल वॉल एज एन एब्सेंट रहती है। ठीक है। अच्छा, और क्या खास बात है इसमें? देखो ये जो है ना मोस्टली माइकोप्लाज्मा, ज्यादातर मतलब 99.9% माइकोप्लाज्मा जो है वो कैसे होते हैं? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग, कुछ ना कुछ बीमारी कॉज करते ही हैं। ठीक है, या तो प्लांट में नहीं तो एनिमल में, लेकिन वो डिजीज कॉज करते ही। ठीक है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा के बारे में हालांकि और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है एनसीईआरटी ने, लेकिन हम थोड़ा सा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हम इसके नाम वगैरह भी याद कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली में आपका 2011 से पहले जब नीट होता था तो उसमें आते थे, लेकिन अब ये सब चीजें नहीं पूछी जाती तो हम उसको पढ़ने नहीं वाले। ठीक है, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है ये माइकोप्लाज्मा की और फर्दर डिटेल्स। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, सेल वॉल एब्सेंट है एंड मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर।